सरकार चलाने के बाद अब गाय भैंस ना चलाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश। आज मेरे साथ मौजूद हैं कैसी खूबसूरत एक्ट्रेस जो खूबसूरती से देती हैं उम्र को मात और उनकी एक्टिंग है एकदम प्योर। जी हाँ, वन एंड ओनली निम्रत कौर। निम्रत, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके निम्रत, थैंक यू फॉर दैट इंट्रो। तस्वीर रिलीज हुई है, हिट हो गई है, बिमला देवी का किरदार निभाकर आप खूब वाहवाही लूट रही है, कैसा फील कर रही है? पहली बात तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को फिल्म इतनी पसंद आ रही है। आई थिंक एक फिल्म का हिस्सा होने का मजा तब और दुगना तिगना हो जाता है जब ये लोग उसको एक्सेप्ट करें और लोगों को मजा आए और जिस इंटेंशन से फिल्म बनाई गई है वो सराही जाए। सो आई थिंक फर्स्टली फ्रॉम द एंटायर टीम, I think I know I can speak on everyone's behalf that सब बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत grateful हैं, very thankful कि लोगों को फिल्म इतनी पसंद आई। And yes, बिमला देवी का कैरेक्टर जितना पेपर पे मुझे पढ़ के मजा आया था उससे काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। So I really am quite surprised actually. I am. आपका जो कैरेक्टर है बिमला देवी वो बहुत इजी कैरेक्टर नहीं था, काफी कुछ अलग मिला है, चाहे वो एक्सेंट रहा हो, चाहे वो आपका वेट पुट ऑन करना रहा हो, तो क्या कुछ मेहनत करनी पड़ी आपको ऐसे निम्रत से बिमला बनने के लिए? जी एक्चुअली ये पार्ट मुझे एक्साइटिंग लगा इसीलिए था क्योंकि मुझे पता था कि मैं एज निम्रत बहुत ही कम रिलेट कर पा रही हूँ उस कैरेक्टर को पढ़कर, यू नो, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि हम कोई पार्ट पढ़ते हैं और हमें लगता है कि हाँ ये मैं भी हूँ किसी ना किसी सिचुएशन में, ये मैं अपने आप को यहाँ देख सकती हूँ। तो मेरे लिए मजेदार बात यही थी कि फ्रॉम A to Z कुछ भी लेना देना नहीं था मेरा अपना पर्सनली एज अ गर्ल या फिर आई कांट रिलेट टू एनीथिंग। सो मुझे बहुत मजा आया उसके लिए प्रिपेयर करके अकॉर्डिंगली, जो कि the weight gain part was called that Tushar the director took and he said कि I want कि तुम बिल्कुल अलग दिखो। ये बात मेरे जहन में नहीं आई थी कि हाँ मैं एज निम्रत जैसे मैं हूँ, जैसा मुझे भगवान ने बनाया, शायद कि it may not be as much fun to approach Bimla with as I am physically. So initially मुझे थोड़ी बहुत घबराहट हुई थी because मैंने कभी भी किसी पार्ट के लिए वजन बढ़ाया नहीं है। एंड उसके साथ जब आप खाने को लेकर उसका एक काम जब बन जाता है ना कि आपको खाना खाना ही, आपको इतनी कैलोरीज दिन में खानी है, आपको कॉन्स्टेंटली आपको वजन बढ़ाते रहना है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा तो इनिशियली चैलेंजिंग था। बहुत सारे मेंटली और साइकोलॉजिकली आपको चीजें अफेक्ट करने लग जाती हैं, you're not used to seeing yourself a certain way. But then I had a different approach to the whole thing. I started to enjoy the process. I started to, really enjoy everything that I was eating, and मैं कितने समय से वो सब कुछ खा नहीं पाई थी in that manner that I was eating and enjoying myself, So weight gain का तो वो एक पार्ट था। दूसरा हिस्सा ये था कि जो एक्सेंट ट्रेनिंग थी वो हम सबको टीम को the actors basically we were given one of the best trainers in the business. उनका नाम सुनीता जी है और सुनीता शर्मा जी, उनकी ट्रेनिंग में हम सब ने ही बहुत मजे से एक्सेंट सीखा। और जैसे मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड दिमाग में रखते हुए कि वो शायद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे लिए एक्सेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करना मुझे पूरी खुली छूट मिली थी बेसिकली, कि मैं पूरी तरह वो एक उसके रंग में ढल सकती हूँ उस एक्सेंट के। सो ये भी ध्यान में रखते हुए कि लोगों को समझ आना चाहिए, सो पहनावे से लेकर, बोली से लेकर, एक तो जर्नी थी निम्रत से निम्मो से बिम्बो तक की मेरे दोस्त मुझे निम्मो और एक जर्नी थी बिम्बो से बिमला देवी चौधरी तक की। तो ये इतना इंटरेस्टिंग आर्क रहा है कि मैंने तो अपनी लाइफ में आज तक इतना फन और इतना एक्सपेरिमेंट नहीं किया किसी भी पार्ट के साथ। और ऊपर से फिर कॉमेडी थी, सो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल था क्योंकि एज अ गर्ल आपको बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एज अ फीमेल एक्टर कि आपको एक कॉमेडिक पार्ट मिले, आपको सीन्स ऐसे मिले जिनको आपने एक कॉमेडी के तौर पे अप्रोच करना है और आपको लोगों को हंसाना है। तो वो भी एक बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस रहा, बहुत। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं।
यू आर एन आर्मी ब्रेड, आप आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो उस बैकग्राउंड से सिनेमा तक आने का जो आपका सफर रहा वो कैसा रहा? बहुत इंटरेस्टिंग रहा एक्चुअली, एंड आई थिंक आई बीन वेरी लकी कि मुझे सही समय पे सही लोगों के साथ काम करके उनसे सीखने का मौका मिला। यू नो, मैं 2004 में आई थी और अभी 14 अप्रैल को मुझे 18 साल हो गए बॉम्बे आया। तो मुझे आई थिंक समवेयर ये आइडिया था कि मुझे परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। मुझे ये नहीं पता था कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि ये दुनिया हमारी दुनिया से इतनी दूर है। यू नो, इन द आर्मी as kids growing up, आप क्या डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, you know, all those kind of very conventional ideas of professions which are everywhere around us. Acting तो दूर दूर से कोई जानना पहचानना कुछ नहीं। So it was just something that I thought कि मैं बॉम्बे आके देखती हूँ if I can make a living off, you know, being a model or something to begin with, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि शायद ad films और म्यूजिक वीडियोस करने से थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं, you know, you can start a living in Bombay. So उसका सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। कुछ फोटोग्राफ्स खिंचवाई एक फैमिली फ्रेंड से, फोटोग्राफर हैं back in Noida, और फिर यहाँ पे आके वो एजेंसी और प्रोडक्शन हाउसेस में जाके फोटोग्राफ्स डिस्ट्रीब्यूट करी। फिर मेरे को म्यूजिक वीडियोस मिले, तेरा मेरा प्यार करके, they were म्यूजिक वीडियोस, that was my first ever experience on camera। फिर एड फिल्म्स करी, फिर थिएटर किया, और लंच बॉक्स से सिलसिला फिर फिल्मों का शुरू हुआ। So there is no short answer because you know it's a journey जो कभी लगता है कि यहाँ मेरा डिसीजन था, फिर लगता है कि नहीं यहाँ तो मुझे प्लेस किया गया। तो you can't really decide what's a decision and what is your destiny. I really don't know that. I can totally correlate, क्योंकि मेरे पापा भी आर्मी में ही थे, तो हम लोग भी बहुत अलग ही फील्ड में आ गए हैं, जो सोचा और जो कहा जाता था उससे। ठीक है, कहते हैं कि आउटसाइडर के लिए जो बॉलीवुड है या जो ग्लैमर वर्ल्ड है वो काफी मुश्किल रहता है, चाहे वो कास्टिंग काउच हो या वो उनके रोल्स फाइनल होने के बाद भी किसी और को दे देना हो। आपके सामने कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई? रोल्स का आपके सामने आकर इधर उधर जाना का आई थिंक आउटसाइडर होने या इनसाइडर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैंने इतने लोगों से सुना है कि ये, क्योंकि रोज लास्ट मिनट पे आप सेट पे जा रहे होते हैं और आपको बता दिया जाता है कि आप वापस चले जाइए, किसी और को ले लिया गया, एंड दैट हैज नथिंग टू डू विद बीइंग एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर। दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग एन एक्टर। आई थिंक हमें रिजेक्शंस को ज्यादा I think we have to get used to more rejections than acceptance, and that is a part of the profession. I don't think उसका हम कुछ भी कर सकते हैं, भले हम यहाँ से हैं नहीं हैं, इंडस्ट्री के हैं नहीं हैं। और रही बात कास्टिंग काउच की, मुझे बहुत दुख होता है जब भी मैं ऐसी चीजें पढ़ती हूँ या ऐसी चीजों के बारे में सुनाई देता है, बहुत दुख होता है। I really hope that लड़कियों को इतनी हद तक एम्पावर किया जाए कि उनको ये इतनी मेंटली और इमोशनली ऐसी ताकत मिले कि वो ऐसी सिचुएशन को टैकल कर सकें जब भी उनके सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम आए। आई हैव बीन रियली ब्लेस्ड, मेरे सामने ऐसी कभी भी प्रॉब्लम या इस तरह की सिचुएशन कभी बनी नहीं। बट नॉट टू से दैट यू नो आई डोंट विश फॉर दिस नॉट टू एग्जिस्ट। आई रियली होप एंड विश दैट इस तरह की चीजें काम के एनवायरनमेंट में या किसी भी एनवायरनमेंट में कहीं नहीं होनी चाहिए। वर्क इज वर्शिप, यू नो, एंड पीपल शुड deal with it accordingly. अच्छा, आप उन चुनिंदा सेलेब्स में शुमार हैं जिन्होंने म्यूजिक वीडियोस किए हैं, थिएटर किया है, वेब सीरीज की हैं, फॉरेन शोज किए हैं। इन सब चीजों के बीच में कौन सा फॉर्मेट आपका फेवरेट है और क्या डिफरेंस फील करती हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड में? ये एक्चुअली फॉर्मेट तो मुझे कुछ अलग लगता नहीं, क्योंकि जब आप कैमरे पे काम कर रहे होते हैं तो आपका काम करने का तरीका और लोगों के साथ रिलेट करने का तरीका तो सेम ही रहता है। स्टेज यस थोड़ा सा अलग है जरूर कैमरा से, क्योंकि वहाँ पे आप ये देखेंगे या आप पीछे का फ्रेम देखेंगे या मैं आपको मेरा हाथ देखना है वो डिसाइड नहीं, मैं एज एन एक्टर नहीं करूंगी या मैं एज ए डायरेक्टर नहीं करूंगी। मैं पूरी की पूरी हूँ आपके सामने ऑन स्टेज, और आप जो देखना पसंद करेंगे आप वो देखेंगे, भले वो सेट हो या कॉस्ट्यूम हो या कुछ भी चीज हो। वो वाला मीडियम जो है वो मतलब आई कांट कंपेयर एनीथिंग टू थिएटर, बिकॉज मुझे लगता है द वे ऑफ लाइफ। It is an understanding you get not just of the art, but अपने लोगों के साथ कैसे रहना है, टीम में कैसे काम करना है, बैक स्टेज से लेकर
स्टेज तक सब कुछ आप अपने आप कर रहे होते हैं, भले आपके प्रॉप्स हो, कॉस्ट्यूम्स हो, आपका किरदार हो, यू नो, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। सो आई थिंक एवरी एक्टर जस्ट एज एन एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत थिएटर जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, बहुत मजा आता है। इट्स रियली एक तरह की स्कूलिंग है जो आप किसी के साथ, यू नो, यू कांट कंपेयर इट। और बाकी जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, फिल्म्स हैं, देखिए लॉन्ग फॉर्मेट का मजा अपना एक अलग है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक किरदार 6-8 घंटों में जीने का मौका मिलता है। वो एक इतना आपको स्क्रीन टाइम मिलता है, आपको स्टोरी को एक इलैबोरेट तरीके से समझने का मौका मिलता है। लेकिन जो एक नॉवेल्टी फीचर फिल्म की है कि आपने 2-2.5 घंटे में वो कहानी बताई, एंड देन आप बड़े पर्दे पर जाके 300-400 लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मेरा वो पर्सनल फेवरेट है। एज एन ऑडियंस मैं अकेली थिएटर में जाके फिल्म देख सकती हूँ, लेकिन मैं घर पर बैठ के मुझसे नहीं देखना चाहता। वो मजा 70 mm के पर्दे पे ही आता है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अभी हमने बोला कि लगभग 18 साल आपको हो चुके हैं इंडस्ट्री में। इन सब के बावजूद आपके जहन में कोई ऐसा किरदार है कि अविनाश को एक ऐसा कैरेक्टर करना है तो मजा आएगा बस? कोई ड्रीम कैरेक्टर या कुछ कोई कैसा दिमाग में या जहन में कोई भी एक किरदार? मुझे हमेशा अमृता शेरगिल की कहानी बहुत फैसिनेट करी है। वो बहुत पहले से करी है। ये ऐसा सोचना कि मैं एज एन एक्टर चाहूंगी उनको प्ले करना, वो शायद कुछ सालों से मेरे दिमाग में है। बट अमृता शेरगिल की जो एक कहानी है, उनका जो एक लाइफ स्पैन रहा है, आई वुड लव टू एक्सप्लोर दैट एज एन एक्टर अमंग मेनी अदर काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ कोर्स, बट ये जरूर जहन में रहता है। ठीक है, आप जिस फील्ड में हैं वहां जितना प्यार मिलता है उतना कई बार ट्रोल भी होते हैं, और कई बार ऐसी बातें सामने होती जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता है। आपने अपने बारे में कभी कोई ऐसा रूमर सुना जिसको सुन के आप बहुत हंसे हो कि यार ये कहां से आ गया? हाँ, कई बार रूमर सुने हैं जिनमें हंसी भी आती है और कई बार बहुत नाराजगी भी हुई है, बिकॉज यू नो हमारी फैमिलीज हैं, हम लोग सब हमारे घर परिवार है, यू नो, बहुत लोग अफेक्ट हो जाते हैं, लोग केयरलेसली और बहुत ही वॉयरिस्टिकली कुछ भी लिख देते हैं। और मुझे तो उन लोगों के लिए शर्मिंदगी होती है कि आप लोग सुबह उठकर कैसे ऐसा कुछ लिख सकते हैं जो इतना बेबुनियाद और इतना झूठ बना है जिस चीज में। बहुत कई बार परेशान हो जाती थी कि ये कैसे ऐसे, यू नो, बिल्कुल ही बेसलेस और वाहियात चीजें कई बार दी जाती है। बट आई थिंक मेरा जो टेम्परामेंट है, I just dust my clothes off and I just, you know, go about my day. मैं ट्रोल्स के पीछे अपना समय बर्बाद करूं या उनको you know, ये जताऊं कि आपने ये क्यों बोला या आप ये गलत बोल रहे हैं, वो मेरा समय बर्बाद है। वो क्यों बोल रहे हैं, वो बोलते रहेंगे, वो रुकने वाले हैं नहीं। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है जब तक आप मेरे सामने आकर आमने सामने खड़े होकर मेरे से बात नहीं करते। So I feel very, very unaffected in that sense. I don't like to waste my time. I think हमारी दुनिया में देखिए सबसे ज़्यादा important currency टाइम है, और मैं बहुत केयरफुल हूँ कि मैं कहाँ पे अपना समय स्पेंड करती हूँ। तो वो कैटेगरी मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, 10वीं के बाद और कौन से प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम आपको देख पाएंगे? जी, मैं आज ही इनफैक्ट निकल रही हूँ फाउंडेशन सीजन 2, एक एप्पल टीवी पे शो है, वो खत्म करने। मैंने वो साल की शुरुआत में उसका एक शेड्यूल किया था और अभी मैं वो खत्म करने जा रही हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर आके एक वेब सीरीज कर रही हूँ जिसकी मैं डिटेल्स कुछ दिनों में बता पाऊंगी। सो दैट इज डेफिनेटली लाइन्ड अप। ठीक है, जाते जाते आखिरी रिक्वेस्ट आपसे, आपके सारे फैंस के लिए, कि बिमला देवी सामने और कोई इसका डायरेक्ट ना हो तो थोड़ी लाइन आपकी हो जाएगी। Oh God, this is a tough one. I don't know what to say. आपको कोई लाइन याद है तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। लाइन जो आपको बड़ा मजा आया हो। देखिए, अच्छा चलिए, ट्रेलर में इन्होंने डाली है, मैं शायद वो बोल सकती हूँ कि मैं सरकार चलाने के बाद अब गाय भैंस ना चलाऊं। थैंक यू सो मच निम्रत इस ढेर सारी बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।